ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी। नाम है इसका जोधपुर, 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 जोधपुर। हर बात निराली यहाँ, लोग निराले यहाँ। हर बात निराली यहाँ, लोग निराले यहाँ। उठते स्वर, उठते स्वर कहीं अभिनेता के, उठते स्वर कहीं अभिनेता के। पड़ती थाप ढोलक पर, ढोलक पर, ढोलक पर, ढोलक पर। थिरकते पांव जब बिन घुंघरू के, तो नाचता पूरा शहर, थिरकता पूरा शहर। बांसुरी की मीठी तान से, बांसुरी की मीठी तान से ज्यादा मीठी मुस्कान यहाँ की। कहती सबसे एक ही बात, एक ही बात। आवो आवो सा, पधारो सा, घणे मान स्वागत। आओ सा, पधारो सा, पधारो सा, पधारो सा, घणे मान स्वागत। ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी। हेलो दोस्तों, संवेदनशीलता हर इंसान के भीतर गहराई में समाई होती है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, छोटा हो या बड़ा। लेकिन बात समस्या कहाँ आती है? समस्या आती है उसे शिद्दत के साथ अभिव्यक्ति की। और अभिव्यक्ति एक लेखक, एक कथाकार, एक कहानीकार, एक कवि या साहित्य की किसी भी विधा से जुड़ा हो, वो उसे शब्दों में इतनी बेहतरीन तरीके से ढाल सकता है कि वो संवेदनशीलता सीधे हृदय की गहराइयों तक स्पर्श करती है, या यूं कहें कि नोक करती है। आज हमारे साथ एक ऐसे ही साहित्यकार, लेखक, कथाकार हैं, लेकिन वो इससे कहीं बहुत आगे हैं। वो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और साथ ही एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं। और उनके व्यक्तित्व के साथ इतने आयाम जुड़े हैं कि जब हम उनसे बात करेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि वो कहाँ पर स्टैंड करते हैं। लेकिन एक साहित्य हृदय होने से, एक लेखनी के साथ जुड़ाव होने से, वो सीधे बात कर सकते हैं हमारे दिल के गहराइयों से। आज हमारे साथ एक ऐसे ही व्यक्तित्व हैं, हमारी राइजिंग सिटी के राइजिंग स्टार के रूप में आज हमने उन्हें आमंत्रित किया है। ये मुकेश जी मांडन, और जिन्हें हम साहित्यिक नाम से जान सकते हैं, MM अरमान नाम से। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे राइजिंग सिटी प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, कहाँ से बात करें समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि आपके व्यक्तित्व के इतने आयाम हैं। लेकिन चलिए, मैं पहले तो ये जानना चाहूँगा कि सर, मुकेश नाम क्यों रखा आपके पेरेंट्स ने? अर्थ क्या है मुकेश का हमारे व्यूअर्स के लिए? ये तो मुझे भी नहीं पता कि उन्होंने नाम क्यों रखा। जी जी। लेकिन कहीं ना कहीं मुकेश का नाम चांद के साथ भी जुड़ता है। जी। मुकेश का नाम उजाला के साथ भी, प्रकाश के साथ भी जुड़ता है। जी। तो शायद उनके मन में ऐसा रहा होगा कि भाई ये हमारी जो संतान है, हो सकता है उनके जीवन में उजाला, भगवान शिव का भी एक नाम है जी। तो हो सकता है उनके माइंड में कहीं रहा हो जी कि हमारे घर का नाम है वो रोशन करे या किसी तरह का कुछ नया करे। जी। तो ये जब आप अपने इस नाम से आगे बढ़े जी, तो MM अरमान नाम कहाँ पे ज़रूरत पड़ी? मुझे इस नाम की ज़रूरत काफ़ी बाद में पड़ी। जी। मैं जब पढ़ रहा था, कॉलेज पहुंचा, और कॉलेज के टाइम में मैंने लिखना शुरू किया। जी। और उस टाइम आप जानते हैं कि लेखन में कोई गंभीरता नहीं होती, बस लिखने के तो आपने सीधा कॉलेज में ही लिखना शुरू किया? उससे पहले कहीं भी कोई फर्टाइल नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बिल्कुल एकदम ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ जी, जहाँ पर लेखन तो छोड़िए, पढ़ाई वढ़ाई भी बहुत कम थी उस वक्त। जी जी। हमारे गांव में इतनी स्कूलें भी नहीं थी। जी जी। तो जब मैं जोधपुर आया और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाया, तो अध्ययन के दौरान जब कॉलेज स्तर पे पहुँचे जी, तब जाके एक माहौल को देख के जो है थोड़ा कुछ न कुछ मन में जागा कि तो सबसे पहला जो आपका साहित्य कर्म था वो कविता था या कुछ और था? कविता थी जी।
तो आपने कब ये घटना हुई कि एक पहली कविता लिखी और आपको लगा कि मैं एक एज ए पोइट? नहीं, मेरे जीवन में कविता लिखने लायक घटनाएं बहुत कम हुई है। जी जी। मैं बहुत सारी चीज़ों से प्रभावित होता हूँ जी जी, या बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करता हूँ जी, वहाँ से कविताएं निकलती है जी, या यूँ कहूँ कि वहाँ से कुछ भाव निकलते हैं, तो विचार सर निकलते हैं। पहली कविता अगर आपको याद हो या उसके आसपास कोई कविता याद हो तो हम जरूर सुनना चाहेंगे। पहली कविता तो हालांकि जिस तरह की आयु होती है उस वक्त, हाँ कोई दिक्कत हाँ नहीं है। उस जी, तरह की कविता थी जी कि चेहरा नाम से कविता थी जी। कि मुस्कुराते हैं लब तेरे जैसे घटाओं से निकला चांद हो तुम। क्या बात है। मुस्कुराते हैं लब तेरे जैसे घटाओं से निकला चांद हो तुम, खिलखिलाती हंसी है तेरी जैसे कोई मधुर साज हो तुम। क्या बात है, क्या बात है। उड़ती हैं जुल्फें तेरी जैसे हवा में खुली कोई किताब हो तुम। जी। पढ़ने की तमन्ना में छू ना लूं कहीं तो मैं बहुत लाजवाब हूँ। क्या बात है, क्या बात है। तो ये कॉलेज के एटमॉस्फेयर में लिखी है आपने या अब तो इसके पीछे कुछ ना कुछ बैकग्राउंड जरूर होगा? नहीं, बैकग्राउंड तो ऐसा नहीं रहा। मैं ऑब्जर्वर रहा हूँ। ऑब्जर्वर रहे, अपने आसपास घटती हुई चीज़ों को देखता था और उसी को व्यक्त करता था। नहीं, इसमें इतनी इस कविता के अंदर जो बनावट है जी, वो ऐसा लगता है कि आपने काफ़ी 50-100 कविताओं के बाद ये लिखी है। तो पहली कविता में इतनी सोल आना भी बड़ी बात है और बहुत करीने से इसको बुनावट आपने दी है। थैंक यू जी। ये अपने आसपास की घटनाओं को व्यक्त किया, शायद मित्रों के साथ और होती हुई चीज़ें दी थी, वहाँ से ये शब्द मेरे थे। जी। तो ये जो पहली कविता के बाद फिर आपका ये सफ़र लेखन का कैसे आगे बढ़ा, या उसके बीच कोई गैप था या आपने वहाँ से कंटिन्यूटी? नहीं, मैंने कंटिन्यू ही लिखा है। मतलब कंटिन्यू इन द सेंस कि जब कभी खाली होता था तो पढ़ने का मुझे रहा है। जी। मैं बहुत सारी साहित्यिक पत्रिकाएं पढ़ा करता था और उनमें जब पढ़ते पढ़ते कोई चीज़ फिनिश होती थी तो कुछ नए विचारों से संबंधित मेरे मन में आते थे जो मैं लिख लिया करता था और बाद में कविता के रूप में जो है उसको शब्दबद्ध कर लेता था। जी। तो ऐसे होते होते कभी साल में 4-5, कभी साल में 8-10 कविताएं जो भी लिखा आपने अच्छा लिखा, ऐसे नहीं कि खाली उसको एक नहीं ऐसा कागज भर दिया। नहीं। और क्योंकि मैं शिक्षा से जुड़ा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं कभी मौका मिलता तो सुनाने का भी एक प्लेटफॉर्म मिल जाता था। जी। और जब वो चीज़ें सराही जाने लगी तो मुझ में उत्सुकता भी बढ़ी और एक प्रोत्साहन मिला। मुकेश जी कहते हैं कि कविता कभी कभी संकट के समय बहुत काम आती है, तो आप कहाँ तक सहमत हैं? मैं इससे 200% तक सहमत हूँ। जी जी। संगीत और कविता, जी हाँ, जी। आदमी जब अकेला होता है, आदमी जब तनाव में होता है, जी, या यूँ कहूँ कि जब आपको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, जी, और अगर आप लेखक हैं, जी, यकीन मानिए कोई न कोई भाव आएगा और वो कागज़ पे उतरेगा। जी। और जिस टाइम वो लाइनें कागज़ पे उतरेंगी जी तो आप में एक बहुत बड़ा हल्कापन महसूस होगा। जी। ऐसा लगेगा कि मैं इस समस्या से शायद बाहर तक आ चुका। जी जी। तो हिम्मत जुटाने का या हिम्मत देने का काम है वो साहित्य और संगीत दोनों करते हैं। तो कविता का ये सफ़र चलते चलते साहित्य की और विधाओं में ये मोड़ कैसे आया आप? और विधाएं भी ऐसे ही एक दूसरे के संपर्क में आने से जी। कुछ लोगों को मैंने सुना वो गज़ल कहते थे, जी। कुछ लोगों को सुना जो गीत कहते थे, जी। और कुछ कविताएं कहते थे। जी जी। तो कविताएं ही मैंने रखा अपना मेन तो, और उसके बाद में कहानियों की तरफ मुड़ गया। जी हाँ, गज़लों में और उनमें भी है। तो लेकिन वो कहानियों की तरफ मोड़ कैसे आया और वो क्या आसपास ऐसा रहा कि अब मुझे कथा लिखनी चाहिए? मुझे ऐसा लगा कि मैं जो कविता कह रहा हूँ जी, उसमें एक सीमा है। अगर मैं गज़ल में जाऊँगा, शेर कहूँगा, हालांकि 2 लाइन का जो शेर है 2 मिसरों में हम बहुत सारी चीज़ समेट के कहते हैं। जी जी जी। लेकिन अगर वो समेटूँ नहीं और मैं एक आम पाठक तक पहुँचना चाहूँ, जी, उसे कोई चीज़ डिटेल में समझाना चाहूँ, जी, तो वो 2 लाइनों में संभव नहीं है। जी जी। और ये मान के चलिए कि हर पाठक या हर श्रोता जी गज़ल के क्राफ्ट से
जो है वाकिफ नहीं होता तो वो समझ नहीं पाएगा। तब मैंने कहा कि मैं कहानियों की तरफ मुड़ता हूँ और उसको नए सिरे से कुछ कहने की कोशिश करता हूँ, तो वो मैंने किया। एक नैरेटिव हमारी सोसाइटी में बड़ा है कि अगर आप कोई गज़ल, कविता या कोई कहानी ऐसी होती है तो अक्सर सपोज जैसे कोई वियोग की गज़ल है, कविता है, विरह की कविता है, तो अक्सर लिखने वाले से जोड़ देते हैं, अरे भाई आपको आपका दिल किसने तोड़ा, आप तो बड़ी ऐसी गज़लें लिखते हैं। जबकि वियोग या विरह का मतलब केवल उस व्यक्ति का नहीं होता या केवल प्रेमी प्रेमिका का नहीं होता, बहुत सारे वियोग विरह रिश्तों से जुड़े होते। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए ये चीज़ अक्षरशः सही है कि लोग ऐसा जोड़ते हैं। जी जी। और कवि होना या शायर होना जी समाज में ऐसा माना जाता है कि इसका कुछ ना कुछ रहा होगा। जी। जैसे अभी आपने कहा कि ये पहली कविता है तो क्या आपके साथ भी कुछ हुआ? जी। तो ऐसा कुछ नहीं रहा मेरे जीवन में तो। लेकिन ये जो है जोड़ना, ये एक लोगों की अपनी कहानी है। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि बड़ी मानसिकता, बड़ी संकुचित ये रही है, इससे हम इनकार नहीं करते। लेकिन जैसे अगर विरह की आप बात करते हैं जी, तो विरह का तो मैं उसके लिए भी लिखूंगा जो कोई जो है हमारा सेना में वीर है, वो शहीद होके आया है और उसकी एक जो वॉर विडो है जी, वो घर पे है, इतने टाइम निकल गया, या उसकी जो जीवन है। बिल्कुल, मेरे प्रश्न का भाव भी यही था। जो आप दे रहे हैं तो उसको मैं शब्द दे सकता हूँ जी, उसकी पीड़ा को मैं कागज पे उतार सकता हूँ और हो सकता है मैं पढ़ के किसी के आंखें भी नम कर दूं। बिल्कुल। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो मेरे से जुड़ी हुई है। हाँ। तो यही प्रेम के बारे में है जी। आप प्रेम के बारे में बहुत सारे शब्द हैं ले सकते हैं जी, बहुत सारे दृश्य शब्दों के जरिए बना सकते हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि आपके जीवन में कुछ ऐसा हुआ होगा, आपका दिल टूटा है इसलिए आप सृजनात्मक चीजों में घुसे हैं। और दशरथ से बड़ा तो एग्जाम्पल ही नहीं है कि विरह और वियोग में प्राण ही त्याग दिया, प्राण त्याग पुत्र के। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो वो चलिए वो उनका जुड़ाव है, उससे बड़ा तो जुड़ाव हो नहीं सकता। लेकिन साहित्यकार को किसी चीज के साथ जोड़ना मुझे लगता है एक सोच को इसमें विस्तार देने की आवश्यकता है। कारण ये है कि वो जुड़ा हुआ नहीं है, उसने ऑब्जर्व किया है और वो आपको बता रहा है कि ऐसा है। अब मान लीजिए कि हम अगर गरीबी पे या भूखमरी पे कोई कविता लिखें, या आप भी देखते होंगे कि सड़क पे जा रहे हैं और बहुत सारे गर्मी के टाइम में बच्चे बिना चप्पल के जा रहे होते हैं, उसको देख के बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं भी नंगा चल रहा था तब मैंने ये कविता लिखी, मेरे पाँव में चप्पल नहीं थे तब मैंने लिखी। तो ये थोड़ा सा पाठक और श्रोता वर्ग आजकल हालांकि काफी अच्छा और सोच वाले अभी है व्यूअर्स हैं। हाँ। लेकिन ये भी है कि मैंने तो यहाँ तक देखा है कि अगर आप कविताएं लिखते हैं तो आपकी सोसाइटी है ऐसा मानती है कि ये फालतू आदमी है। जी, मतलब इसके पास करने को कुछ है नहीं, करने को कुछ काम नहीं। जबकि मैं इसका एक बहुत गहरा आपको संबंध बताता हूँ कि जब आप किसी ऐसे दर्द भरे दृश्य को या किसी पीड़ा वाली चीज़ को व्यक्त करते हैं तो यकीन मानिए आपका भी जो दिल है ना वो रोता है जब आप लिखते हैं। और उस समय वो उसके स्किल से मैंने कहानियाँ लिखी है, कोई दृश्य ऐसा बन पड़ा तो मुझे याद है कि मेरी भी आंखें नम हुई थी। लेकिन अब मैं उसको पढ़ता हूँ तो मुझे वो उतना दर्द नहीं देती, क्योंकि एक बार दो बार जब हो जाता है तो वो चीज़ें थोड़ा स्पेसिफाई हो जाती है। लेकिन है लेखक है वो क्या होता है, वो एक प्रतिनिधित्व करता है, भाव का प्रतिनिधित्व करता है, भाषा के जरिए प्रतिनिधित्व करता है और पाठक या श्रोता को बताता है कि चीज़ें ऐसी घटती है और ये हमने ऑब्जर्व की है। चलिए मुकेश जी, आपके कविताओं पे अभी और भी बात करेंगे और हमारे साथ एक वरिष्ठ कवि जुड़ गए हैं, दिनेश सिंदल साहब। सिंदल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सर क्या राय प्रकट करना चाहेंगे हमारे मुकेश जी के संदर्भ में? मैंने जब उनकी रचनाओं से गुजरता हूँ, वो जितने अच्छे कवि हैं उतने अच्छे कथाकार भी हैं और बहुत अच्छे इंसान भी हैं। उनकी कहानियाँ चौराहा नाम से हाल ही में प्रकाशित हुआ उनका संग्रह, और उनकी कहानियों को जब देखते हैं
तो ऐसा लगता है कि ये प्रकृति से इनको बड़ा प्रेम है, और प्रकृति का मानवीयकरण करके वो जिस तरह से आज की विसंगतियों, आज की विद्रूपताओं को अपनी रचनाओं में बांधते हैं या अपनी रचनाओं के माध्यम से अपने पाठकों के बीच में लाते हैं, वो उनका अपना एक तरीका है, और वो ही इन्हें आज के कथाकारों से एक अलग पहचान देता है। मुकेश मांडन जितने अच्छे, मैं कहना चाहूँगा कि कथाकार है, उतने अच्छे कवि भी हैं। इनकी कविताओं में जो गहराई है, जो आध्यात्म है, वो इनकी कविता को बड़ा बनाता है और इनके व्यक्तित्व को भी हमारे सामने लाता है। शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू। कभी कभी मुकेश जी, जैसे कोई कवि अपनी बात रखता है जी, वो बात रखने में वो एक दृश्य जो बैकग्राउंड का होता है सोसाइटी का, जैसे अभी इतनी दर्ज की आपने वार विडोज और ये सब बातें की, लेकिन मैंने भी अक्सर पाया है कि जो हमारे आसपास जुड़े लोग हैं और जो हमारी चीज़ों को पढ़ते हैं, बिल्कुल, वो कहते हैं कि आप नेगेटिविटी ज़्यादा लिखते हैं, या विपरीतताओं को हम जब उतारते हैं अपनी कथा में, कविताओं में, तो विपरीतताओं को वो ज़्यादा उसको जोड़ देते हैं कि नेगेटिविटी, जबकि नेगेटिविटी नहीं है, जो वो बात है। तो मैं एक एग्जाम्पल से अपना क्वेश्चन क्लियर करना चाहूँगा। कुंवर बेचैन साहब ने एक जगह लिखा था, वो देखो आ रहा है सामने से बाढ़ का पानी, मगर मैं पेड़ हूँ, मेरा मुकद्दर है खड़े रहना। क्या बात। तो उन्हें किसी ने कहा कि आपने तो ये नेगेटिविटी दे दी। जी जी जी। तो उन्होंने इसमें एक लाइन में कुछ ऐसा परिवर्तन किया। हाँ। वो ये था कि किसी ने उनसे कहा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया जी, तो उन्होंने अपनी पंक्ति बदली, कोई उस पेड़ से सीखे मुसीबत में अड़े रहना। क्या तो कभी कभी हम जब लिखते हैं या ऐसी बातें आ जाती हैं कविता में, तो लोग उसे नेगेटिविटी से जोड़ देते हैं कि ये व्यक्ति नेगेटिविटी ज़्यादा लिखते हैं। मैं सिंगल साहब इस बात को यूँ कहना चाहूँगा जी कि हो सकता है ऐसा कहते हों जी, लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि जो सबल है, जो सकारात्मक है, उसके साथ कितने लोग खड़े होते हैं। बिल्कुल जी। और कवि क्योंकि वो व्यक्ति है जो सबल के साथ भी खड़ा होता है, निर्बल के साथ भी खड़ा होता है, इसी में नकारात्मक के साथ भी खड़ा होता है, सकारात्मक के साथ भी खड़ा होता है। तो क्योंकि उसने ये जिम्मेदारी ले रखी है कि कोई जिसका कोई कुछ भी बात ना करता हो, उस मौन को मैं कहूँगा। अब वो नेगेटिव है तो है, तो ये कवि की एक जिम्मेदारी है कि जो व्यक्त नहीं है उसको व्यक्त करे। अच्छा मुकेश जी, अब तक आपने जो कविताएं लिखी हैं वो क्षणिकाएं हैं या और भी उस काव्य का अलग अलग स्वरूप है, इवन के महाकाव्य भी एक स्वरूप में आता है, तो आप अब तक क्या? मेरी जो कविताएं हैं उनमें क्षणिकाएं भी हैं जी, उनमें जो साहित्यिक स्तर की जो कविताएं होती है वो भी है जी, लेकिन इन सब का केंद्र बिंदु जीवन है, जिंदगी है जी। और जो जो घटनाएं मैंने अपने उसमें कविताओं में ली होंगी जी, वो अलग अलग टेस्ट की है जी, और उसके अकॉर्डिंग उनमें तो एक और हम सुनना चाहेंगे आपसे जो भी आपके टेस्ट की हो। मैं एक कविता आपको जिंदगी ही सुनाता हूँ जी। एक चरण है उसका शुरुआत का कि कभी वो मुझसे आगे, कभी मैं उससे, वाह, कभी वो मुझसे आगे, कभी मैं उससे, कभी वो मुझसे मुझ पर भारी, कभी मैं उस पर, वाह, कभी वो मुझसे हारी, कभी मैं उससे। क्या बात है, क्या बात। भागम भाग के इस आपाधापी में जी कोई समानांतर मोड़ नहीं आया, क्या बात, जहाँ आंखों में आंखें डालकर कह पाते कि केवल दौड़ते रहने का नाम जिंदगी नहीं होता। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये जीवन है जी, केवल दौड़ना ही नहीं होता जीवन। कि जी आज अगर हम कवियों की बात करें तो दो वर्गों में बांट दिया गया है जी। एक तो वो कवि जो मंच के कवि हैं जी, एक उनसे इतर जी। तो कभी कभी हम देखते हैं कि मंच के कवियों को दोयम दर्जे का कवि बता दिया जाता है, जबकि अगर ऐसे हम उदाहरण देखें जी पृष्ठभूमि में तो निराला ने राम की शक्ति पूजा को बहुत साधारण तरीके मंच से अभिव्यक्त किया है। जी।
लेकिन एक कुछ लोग जो होते हैं वो मंच और इतर दोनों में ही उनकी एक मजबूत पकड़ होती है जी। और हम समझते हैं कि उनमें एक आपका भी व्यक्तित्व है। तो ये सब कैसे बुनावट हो सकती है? ये मंच पे भी उतने ही सफल हो? नहीं, जो शब्द है दोयम दर्जे के कवि, जी जी, वो तो बिल्कुल गलत है। हाँ, कवि कवि होता है। जी हाँ, चाहे वो मंच पे कविता पढ़ता हो, जी, चाहे वो कहीं और पढ़ता हो, बशर्त जी, कि कविता में कविता हो, कविता हो, वो जी, चुटकुला ना हो, जी तब तो वो कवि है। जी। साहित्य की कोई भी विधा में वो अपना सृजन करे। जी लेकिन आजकल मंचों पे जो कविताएं होती है वो कविताएं है नहीं, जी, वो केवल चुटकुले हैं, और इसीलिए शायद कहीं न कहीं से ये शब्द निकला होगा। और दूसरे जो सार्थक कवि है, जो साहित्य में अपना समय देते हैं जी, और सृजन से कुछ न कुछ नया लाते हैं, जी, तो वो उनका योगदान है, जी, जो जिसको हम साहित्यिक सेवा कह सकते हैं। जी, साहित्य को समृद्ध करने का उनका योगदान है। जी, इसलिए कोई गुट को तो मैं नहीं कह सकता हाँ। कि मंच के कवि अलग है और दूसरे कवि अलग जी, है। कवि जी, कवि है। जी, बस कविता कहीं पे भी हो, कविता होनी चाहिए। जी, जी। जैसा अभी आप कविता से शुरू किया जी। और अब तक आपका काव्य कर्म कितना रहा और उसे पुस्तक का स्वरूप आपने कब दिया या देने जा रहे हैं? मेरी कविता की जो यात्रा है लगभग 89-90 से शुरू हुई थी। जी जी, और उस वक्त में कॉलेज पूरी हो ही रही थी मेरी। जी, मैं सॉफ्टवेयर जो है डेवलपर के रूप में जी, अपना करियर शुरू कर चुका था। जी, और साथ साथ में लिखता था, जी। और या यूँ कहें कि मैंने एक तरह से अकेले समय को पास करने का ये जरिया बनाया। जी, और ये चलते चलते कभी मैंने ऐसी कल्पना नहीं करी कि मेरी कोई किताब आएंगी, जी, जी, और वो भी साहित्य की किसी विधा में। जी, तो कविताओं की मेरी किताब है, वो अभी आई नहीं है बट कंप्लीट है। जी, जिंदगी नाम से ही है, जी, और उसमें कविताएं हैं। तो ये जो साहित्य कर्म है, जी, इसमें मैंने जल्दबाजी नहीं करी। जी, जी, मुझे ऐसा कोई शौक़ नहीं कि मैं जो है प्रकाशित लेखक के रूप में आऊँ जी, या मेरी बहुत सारी किताबें हों। जी। मैं ये चाह रहा था कि जो कुछ भी कहूँ, लेकिन हाँ, उसका एक अभिव्यक्ति का वो सशक्त माध्यम अभिव्यक्ति तो है। सशक्त हो, नई हो। जी हाँ, क्योंकि साहित्य जो है आज के समय में जी, नया बहुत कम दे पा रहा है। जी, नया कोई कॉन्सेप्ट आ नहीं रहा है। जी, और बहुत सारे स्थानीय स्तर पर जो साहित्यकार हैं, जी। बहुत सालों से लिख भी रहे हैं, लेकिन नया पढ़ने में नहीं आ रहा। तो ये आप क्या कारण समझते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? नया क्यों नहीं आ पा रहा है? और मैं समझता हूँ कहीं न कहीं कवियों में या लेखकों में जी, या तो इस और ध्यान उन्होंने दिया नहीं, या कहीं न कहीं जी, उनमें इस आत्मविश्वास की कमी रही होंगी। जी हाँ। और एक कारण जहाँ तक हो सकता है मैं गलत हूँ, मुझे लगता है कि स्टडी पार्ट बहुत कम है। मैं बिल्कुल आपसे 100% सहमत हूँ। आजकल हालांकि वापस एक बुक का ट्रेंड चल रहा है जी, पढ़ने का, पढ़ लेकिन रहे हैं, वो लेकिन जो एक उस जमाने में हुआ करता था, नहीं, तो वो नहीं, वो नहीं। उतना जो एक प्रतिबद्ध पाठक होता था, डेडिकेटेड जो रीडर होता था, जी, वो खत्म हो चुका है। जी, हालांकि लेखकीय साइड में भी ऐसा हो चुका है, जी, लेकिन ये पाठक के न होने से ऐसा हुआ है। जी, रही बात इस बात की कि हम जो लिख रहे हैं, नया नहीं आने का एक कारण ये है जी, कि साहित्यकार को लगता है कि कहीं मैं रिजेक्ट ना हो जाऊं। जी, मैं कवि हूं, तो मुझे अगर डर लग रहा है कि बाकी कवि कहीं मेरे को कवि नहीं माने, तो जिस दिन मेरा ये डर निकल जाएगा कि मुझे माने ना माने क्या, यस, तो माने ना माने वो उनका सोच है, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ जी, उसमें भी कोई न कोई तो बात होगी ना। जी, जी, तो मैं मेरा विषय रख रहा हूँ, स्वीकार करना नहीं करना वो उनका काम है। जी, जी, लेकिन मेरी रखने का जो आत्मविश्वास है वो मेरा खत्म हो रहा है, तब मैं नयापन नहीं ला पाता हूँ। जी, तो मुझे मेरे नएपन के लिए खड़ा होना पड़ेगा, इस बात को स्वीकारने के लिए कि बाकी लोग मुझे रचनाक्रम से जुड़ा हुआ लेखक, कवि या शायर माने ना माने, ये उनकी मर्जी, लेकिन मैं ये करूँगा। तब नई विधा आती है, नया रास्ता आता है। नया प्रवाह बनाना मुश्किल है। जी,
लेकिन इस प्रवाह के लिए आपको खड़े रहना ज़रूरी। जैसे आपने बाढ़ के पानी और पेड़ वाला आपने बताया, अगर पेड़ ये डिसाइड कर लेता कि मैं खड़ा ही नहीं रहूँगा तो क्या होता। बिल्कुल खड़े तो रहना पड़ेगा। चलिए आपसे और बात करेंगे आपके सफ़र की। और हमारे साथ एक बहुत अच्छे नाट्य लेखक, नाट्य निर्देशक, नाट्य कलाकार और कविताओं में भी बहुत शिद्दत से काम कर रहे हैं प्रमोद जी वैष्णव हमारे साथ जुड़ गए। प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या कहना चाहेंगे? दोस्तों, कई बार जब किसी आदमी के बारे में बोलने की बात आती है तो मन एकदम उत्साह से भर जाता है और बहुत सारे विचार एक साथ आते हैं कि मैं इस आदमी के बारे में ये भी बोल दूं, वो भी बोल दूं, और फिर पता नहीं, समझ में नहीं आता है कि मैं क्या क्या बोलूं। तो सिलसिलेवार मैं जितनी बात कर सकता हूं मैं बात कर रहा हूं। मुकेश मांडन, अरमान की, मेरे बड़े भाई की तरह हैं वैसे वो, लेकिन हम आज उनके जो कृतित्व है उसके ऊपर बात करते हैं कि एक अजीब सी गहराई है उनकी आंखों में, वो जो उनकी शब्दों में भी दिखती है, उनकी लेखनी में हर जगह वो गहराई दिखती है। और वो गहराई मुझे ही नहीं, उनके सुनने वालों को, पढ़ने वालों को, सबको बराबर प्रभावित करती आई है। और शायद उनकी जो गहराई है, ये मेरा उनसे जुड़ाव उस गहराई की वजह से ही है। मैं लगभग 1.5-2 सालों से 3 साल हो गए होंगे मैं मुकेश भाई को जानता हूँ। बहुत अच्छे इंसान हैं, हमेशा मतलब मुस्कुरा के, मैंने कभी उनको मतलब किसी और भाव में देखा ही नहीं। जब भी सामने आते हैं तो मुस्कुरा के आते हैं, और जहाँ भी काव्य गोष्ठी में अगर वो मौजूद होते हैं तो हमेशा मन में ये रहती है कि मैं सबसे पहले मुकेश भाई को सुनूं। कमाल का लिखते हैं। अभी उनकी कहानियों का एक संकलन भी रिलीज़ हुआ है। कथाकार भी बहुत अच्छे हैं। कुल मिला के वो ज़िंदगी को इतना समझ चुके हैं कि वो कविता हो या कहानियाँ हो, वो कहीं ना कहीं उसमें दर्शन को जो डालते हैं वो बहुत खूबसूरत बनता है। इससे ज़्यादा और क्या कहूँ। फिर कभी, नमस्कार। थैंक यू प्रमोद जी, थैंक यू। थैंक यू। ये जो पैरेलल सफ़र आपका चला कविताओं के साथ कथा, तो कथा का जो एक मोड़ है आपके जीवन में, वो पहली कथा क्या थी और कैसे उसका प्लॉट बना और आपने पहली बार लिखी और आपको लगा कि मैं एक कथाकार के रूप में भी काम कर सकता हूँ? मैं क्योंकि अखबारों में, पत्र पत्रिकाओं में बहुत टाइम से लिख रहा हूँ। जी जी। और बहुत सारे कॉलम मेरे नाम से चले। जी जी। लेकिन ये जो कथा की बात है जी, पहली जो कहानी है मेरी चौराहा नाम से ही थी। जी। और इसका प्लॉट ये था कि आज का जो समाज है, जी जी, क्योंकि हम मनुष्य हैं तो हमको सामाजिक प्राणी कहते हैं। जी जी। इसका मतलब है हम एक साथ रहते हैं और एक दूसरे की चीज़ों से जुड़े हुए हैं। जी जी। और जो हमारा पुराना टाइम था, हमारे पूर्वज थे जी, उस समय और अभी मतलब 1-2 दशक पहले तक ये था कि पड़ोस में कुछ घटना हो गई तो बाकी पड़ोसी आके उसकी सहायता करते थे और कहीं ना कहीं उनमें भी चिंता देखी जाती थी। जी जी। किसी के यहाँ अगर किसी का निधन हो गया जी, 10-12 दिन लोग आते थे और ये अंतर कर पाना मुश्किल होता था कि ये परिवार वाला आदमी है या पड़ोसी। वो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। वो जो गम था वो सब जगह दिखा, यानी पड़ोसी भी एक परिवार का मेंबर। बिल्कुल, उसमें भी शोक दिखाई देता था। जी जी। लेकिन अब है नहीं जी। अब तो आप मेरे पास में बैठे हैं, आपके साथ कुछ घट रहा है तो मुझे कोई मतलब नहीं है। ये इतना जो अवमूल्यन हो गया है समाज का। इन्हीं अवमूल्यन को लेके चौराहा था जी, कि जब हम निकल रहे होते हैं, एक चौराहा होता है जी, उस पे किसी का एक्सीडेंट होता है तो चौराहे को कोई फर्क नहीं पड़ता। जी, वाह क्या बात। चौराहा है वो तो वो वहीं रहेगा, आप मर रहे हो, जी रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी एक निर्जीव को आपने ऐसा सिंबल बनाया जो तो वेदना और जज्बात एक जो है दर्शक की तरह देख रहा है जी, स्पेक्टेटर बना हुआ है, कुछ बोल ही नहीं रहा है जी। और दृश्य उस कहानी में ये भी है कि मान लीजिए कि कोई स्कूल कॉलेज से बालिकाएं वहाँ से गुजर रही हैं, कुछ बच्चे हैं शरारती, वो फप्तियाँ कस रहे हैं जी, और या ये देखिए कि उसी चौराहे के पास में कोई कन्या भ्रूण है जी, वो किसी ने जो है कचरे के डिब्बे में डाल दिया। क्या बात। चौराहे को कोई फर्क नहीं पड़ा। चौराहे को आपने एक ऐसा संवेदनशील दर्शक बना दिया है तो वो देख रहा है जी
जी। आप देखिए कि उसी चौराहे के पास में मान लीजिए कोई बस्ती है और बहुत बुजुर्ग महिला है जी। और समाज को जब इस दृश्य में मैं पिरोता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जी। कि उस महिला का जब पति का निधन होता है तो वो समाज को पुकार रही है कि इसका अंतिम संस्कार करवाने के लिए तो आओ, कोई नहीं आता। तो वो बुढ़िया उस पति का अंतिम संस्कार करवाने अकेली ही वहाँ से निकलती है और पूरा समाज उस चौराहे की तरह देख रहा है, कोई नहीं आता। इतनी वेदना, इतने जज्बात, इतनी गहराई कहाँ से लाते हैं मुकेश जी आप? मैं बहुत सारी चीज़ों को डिफरेंट तरीके से देखता हूँ जी, नजरिया, दृष्टिकोण। कहीं ना कहीं मैं भावनात्मक आदमी हूँ जी, और भाव है वो मेरे लिए पूंजी भी है, मेरे लिए पीड़ा भी है जी। तो मैं इन भावों को जो है अभिव्यक्ति शब्दों के जरिए देता हूँ। वो कविता भी हो सकती है, कहानी भी हो सकती है जी, और कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ कभी व्यक्त नहीं हुई है जी, कहीं ना कहीं छोड़ दी गई है जी, साहित्य में नहीं आई है, तो मैं उसको उठा के सामने रखूं कि ऐसा हो सकता है जी। जी। तो हमारे साथ एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं अनिल अनवर साहब, जो बहुत सालों से साहित्य कर्म से जुड़े। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या कहना चाहेंगे? श्री मुकेश जी मांडन अरमान हमारे शहर सूर्यनगर के एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं जो बहुत ही सुंदर काम कर रहे हैं, सृजनरत हैं कई विधाओं में, और इसके अतिरिक्त संपादन का कार्य भी उन्होंने बखूबी किया हुआ है। मैं बहुत अरसे से इनको जानता हूँ, इनकी लेखनी में दम है। कविता हो, कहानी हो, लघु कथा हो, हर विधा के साथ आप न्याय करते हैं, और संस्थाओं के माध्यम से भी साहित्य की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। सृजनात्मक संतुष्टि संस्थान की ओर से आपने सृजन संगी का संपादन भी किया था, और खुश दिलाने जोधपुर के वर्तमान में आप महासचिव हैं। और हम ये कह सकते हैं कि हमारे शहर के लिए ये एक खुशनसीबी की बात है कि श्री मुकेश जी मांडन यहाँ पर रहते हुए साहित्य के क्षेत्र में सक्रिय हैं। मेरा आशीर्वाद कि ये निरंतर अच्छा लिखते रहें, प्रगति करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी आपका। थैंक यू। मुकेश जी, हम आगे बढ़ते हैं तो आपके व्यक्तित्व में ये कथा कर्म तो खैर चल रहा है, और इस पे शायद आप एक पुस्तक भी चौराहे नाम से निकाल रहे हैं। आ गई है, आ चुकी है, और उसमें और भी कलेक्शन होगा। हाँ, उसमें काफी सारी ये कहानियों का एक संकलन है जी। ये कविता, कथा और साहित्य की किस विधा से आप जुड़े रहे हैं अब तक? और मैं कविता, कथा, गजल जी, गीत जी, इनसे जुड़ा रहा हूँ। और कभी कभी, क्योंकि अभी जैसे प्रमोद जी नाट्यक्रम से जुड़े हुए हैं, अच्छे मित्र हैं, तो नाट्य लेखन भी, तो नाट्य लेखन का भी जो है वो कोशिश कर रहा हूँ। तो बिल्कुल एक अलग कैनवास है जी। उसमें एक छोटा सा नाटक था, किसी कॉलेज के लिए लिखा था जी, फंक्शन था, तो उसके लिए बिल्कुल। पर नाटक तो बिल्कुल इतर है, मतलब उसको तो संवाद के जरिए और पूरे घटनाक्रम को लाइव उतारना पड़ता है, एक आत्मा की तरह। बिल्कुल। तो वो आपने कैसे एकदम उस तरफ मोड़ कैसे आया? पता नहीं क्यों कि देखिए, अब नैतिकता समाज से उठ चुकी जी जी। जो मानवीय जीवन है उसका एक बहुत बड़ा जी, मतलब अपने चरित्र का एक बहुत बड़ा आयाम था नैतिकता जी जी। आज के समय में वो है नहीं जी जी। तो ऐसे ही कोई बैठे बैठे बात चल रही थी, और मन में आया कि जो विद्यार्थी है ये कल की जो है पीढ़ी है, कल का भविष्य है जी। अगर नाटक के जरिए अगर हम कोई शिक्षा या कोई मॉरल हमारी ओर से पास कर पाए उनमें जी, तब ये कॉन्सेप्ट मेरे माइंड में आया था। और इसमें एक बहुत छोटा सा मैं उसका एक अंश आपको देता हूँ कि दो बच्चे जा रहे होते हैं और एक के बैग में से पेन गिर जाता है जी। पीछे जो बच्चा आ रहा है वो पेन उठा लेता है और जेब में रख लेता है जी जी। लेकिन शिक्षक है, वो देख रहा होता है जी। उसने उस टाइम तो कुछ नहीं बोला जी, लेकिन बाद में जब वो कक्षा में आए जी, तो उसको लेके वो कहता है कि ऐसे गिरी हुई चीज़ें उठाना जी, और फिर उसको बताना नहीं कि वो किसकी चीज़ है, इसका क्या प्रभाव होने वाला है,
उसको व्यक्त करने के लिए संस्कार का बीजारोपण उन्होंने वहाँ पे किया। तो उस पर्टिकुलर चीज़ को और आगे बढ़ाया गया था, लेकिन शुरू यहाँ से हुआ था। वाह, क्या तो ये कोशिश की थी। तो आपने ये इसके बाद में और भी लगातार आप लिख रहे हैं? मैं लिख रहा हूँ नाटक कम लिखे हैं जी, लेकिन बाकी चीज़ें जब जब टाइम मिलता है मैं कोशिश करता हूँ। तो आप चूँकि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की एक मानसिकता, उसका समाज में एक प्रभाव और उसका जो परिवेश है जी, वो बिल्कुल साहित्य कर्म से बिल्कुल अलग है। वो तो आप जब इस फील्ड में थे, क्योंकि स्टार्ट आपका एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने से हुआ, मैं इसी से तो आपके आसपास आपके परिवेश में पेरेंट्स ने मान लो सपोर्ट किया हो, तो कई बार आसपास के जो रिश्तेदार होते हैं या वो होते हैं, तो वो ये कहते नहीं है कि यार एक अच्छा खासा इंजीनियर, इसको कहाँ भटका दिया इस तरह के भी आते हैं प्रॉब्लम्स? नहीं, बात आपकी बिल्कुल सही है। आप मानेंगे नहीं, मेरे तो पिता और माता जी जी दोनों ही, पिताजी माताजी दोनों निरक्षर थे जी, एकदम गांव की पृष्ठभूमि थी। उन्हें तो ये समझ ही नहीं आता था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता क्या है। जी जी। और मैं खुद क्योंकि गांव में पढ़ा था जी, और ग्रामीण पृष्ठभूमि जो है उसको मैं बहुत शिद्दत से चाहता हूँ जी जी, और अपने आप का उस क्षेत्र से होना मुझे बड़ा गर्वित महसूस करवाता है जी जी। लेकिन जब मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था 88, 89 से लेके 12-13 साल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहा। हमने बैंकों के लिए, इंडस्ट्री के लिए और एकेडमिया के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर लिखे और बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। और ये भारत में कंप्यूटर की शुरुआत थी उस वक्त। तो आपका गांव की पृष्ठभूमि से सीधा सॉफ्टवेयर की तरफ कैसे झुका हुआ? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका मैं जवाब क्या दूं। मेरी स्कूलिंग बहुत लेट शुरू हुई जी, और मेरी एज के अनुसार गांव के एक मास्टर जी थे, उन्होंने उस समय तो ये प्रारंभिक दौर ही था, बहुत प्रारंभिक था, कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर स्किल होना मेरे क्षेत्र का मैं सबसे मतलब जो है पढ़ाई में तो था ही, सॉफ्टवेयर इंजीनियर आज भी सबसे पहला स्किल्ड नहीं मिलेंगे। नहीं, हमारे समाज से कहूँ या जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ वहाँ से तो पहला सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जी जी। लेकिन जब ये शुरुआत हुई जी तो शुरू का दौर था, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास बहुत सारे असाइनमेंट होते थे और कम लोग होते थे जो ये कर पाते थे। मैंने बड़े चैलेंजिंग असाइनमेंट किए, मैं दिल्ली में था। तो आपके पास असाइनमेंट का भी एक तरह से जड़ी लगी रहती थी। साथ में मैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को पढ़ाता भी था जी, और बहुत सारे प्रोजेक्ट थे जिस कंपनी में मैं काम करता था, इवन WHO तक के प्रोजेक्ट थे, तो उनको मैं पढ़ाता भी था जी। तो ये तो बड़ा दुरूह और जटिल और बड़ा बिजी रखने वाला काम। साथ में मैं मेरी सिविल सर्विसेज की तैयारी भी करता था। वाह, क्या बात है। लेकिन कंपनी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उस कंपनी में एक डायरेक्टर हुआ करते थे वशिष्ठ साहब जी, इतने सुलझे हुए व्यक्ति जी और इतने सादे व्यक्ति जी। उन्होंने मेरे जीवन पे काफ़ी प्रभाव डाला जी, और मुझे लगा कि मैं सही जगह पे हूँ और मैं काफ़ी कुछ कर सकता हूँ जी जी। गांव के पृष्ठभूमि से आने का एक उत्साह ये भी होता है जी कि यार मेरे से आगे बहुत सारे लोग हैं, मुझे वहाँ तक पहुँचना है। हर चीज़ को आपने उस दृष्टि से तो मैं, क्योंकि मैं तो हिंदी माध्यम से आया था और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है जी, उसमें इंग्लिश का बोलबाला था जी, और सौभाग्य मेरा ये रहा कि मैं इंग्लिश में बहुत अच्छा था। हाँ, आपका दोनों भाषाओं पे उतना ही, मेरी इतनी अच्छी अंग्रेजी पे कमांड है, बहुत अच्छी कमांड थी। और तो वो आपने कैसे दोनों भाषाओं पे कुछ ये एक सीखने की रुचि थी, मैंने बहुत टाइम दिया इस चीज़ को और मैं सीखा जी जी। मुझे मतलब आप आश्चर्य करेंगे जी जी। जब मैं 10th में जोधपुर आया जी, तो गांव में आप समझते होंगे कि जो उच्चारण है वो सही नहीं होता। जी हाँ जी। अब तो खैर अब तो पढ़ाई काफ़ी हो गई, पढ़े लिखे लोग भी उनका जो असेंट है वो गांव वाला, वो च श और इनके जो अंतर है वो नहीं करते हैं। मुझे वो नहीं आता था जी जी। तो यहाँ आने के बाद में मुझे लगा कि कुछ न कुछ मेरी भाषा में गड़बड़ है जी और मुझे ये सुधारनी चाहिए। मैंने 1 साल में अपनी इस हिंदी को सुधार लिया पूरा। अब तो लगता भी नहीं है कि आप कभी गांव की पृष्ठभूमि से आए। और इंग्लिश मैंने 1.5-2 साल में मेरी अपनी इंग्लिश पे कमांड कर ली जी। केवल और केवल ये था मन के अंदर कहीं जी
कि मुझे ये करना है जी, आई वॉन्ट टू डू इट। तो वो इंटरेस्ट जो था उसने मुझे बहुत एम्पावर किया जी। और इंग्लिश मेरी इतनी मतलब ऐसा एक टूल बन गया जिससे मैं हर सेक्टर में आगे बढ़ा, मेरे लिए बहुत टूल बनी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्लस इंग्लिश, यस, तो दोनों का तो इतनी डिमांड आज भी है। वो है। तो मुकेश जी, अभी आपके जो यात्रा है उस पर और बातचीत करेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ एडवोकेट और जो कला मर्मज्ञ भी हैं, साहित्य मर्मज्ञ भी हैं, डॉक्टर संदीप जी भाटावत। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या कहना चाहेंगे? मुकेश जी को आपने करीब से भी देखा है। के चमकते सितारे, प्रज्ञा व प्रतिभा के धनी, कवि रत्न, मधुर बासी श्री मुकेश जी के लिए कहना सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। आपने लेखन व काव्य के क्षेत्र में अपना विशेष स्थान बनाया है। आपसे मेरा संबंध शहर की प्रसिद्ध साहित्यिक संस्थान खुशे दिलान के माध्यम से हुआ। आप वर्तमान में इसके महासचिव हैं। आपका साहित्य व कला के प्रति विशेष योगदान रहा है। साहित्य क्षेत्र में आपने कई पुस्तकों का लेखन किया है एवं अपनी लेखनी से समाज में एक नई मिसाल कायम की है। प्रेम जन्य कोमल अनुभूतियाँ, भावात्मक गहराई, अध्यात्म की संवेदना, व्यंग का गुदगुदा तीखापन, गंगा जमुनी तहजीब की उदारता आमतौर पर मुकेश जी के शेरों का विषय रही है। इनका निर्वहन भी दायित्व बोध के साथ हुआ है। आज का ग्रामीण परिवेश जिस तरह से असहज विकास के अटपटेपन को भोगता हुआ सामाजिक, वैचारिक और आर्थिक द्वंद्व को जी रहा है, वह आमजन के लिए विभ्रम का कारण अधिक है। आपकी दिनचर्या में विषाद, टूटन, हताश, अप्रिय प्रतीत होता है। परंपराओं से उपजी असहज परिस्थितियों को जीना आमजन कितना ग्रस्त है, उसी को आपने बारीकी से परखा है। आप आम मनुष्य के प्रति अदम विश्वास का परिचालक हैं। मैं श्री मुकेश जी को अपने काव्य एवं साहित्यिक जीवन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। जी सर, थैंक यू संदीप जी। तो मुकेश जी, आपने जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ साथ आपने बहुत सारे अपने जो सीखा और इतना आप खुद स्किल्ड हुए भाषाओं में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, फिर आपने कंपटीशन के इतने बच्चों को वर्ल्ड लेवल के स्किल्ड बनाने में भी आपने उतना ही काम किया। ये कैसे हो पाया? ये जैसा कि इंग्लिश में मेरा अच्छा था जी, उसके साथ साथ मेरा जीके बहुत अच्छा था, क्योंकि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करता था जी, और मैंने पास भी किए एग्ज़ाम्स, हालांकि मेरा कुछ आगे हो नहीं पाया जी। तो वो जो पूंजी मैंने पढ़ के बटोरी थी जी, बाद में जब यही चीज़ किसी और को करते देखता था कि सिविल सर्विस में आपने बहुत सारा किया और आपने क्या होगा, रिटर्न भी ये क्वालिफाई किए, तो क्या होगा, कैसे सब्जेक्ट को अटेंड करना है, कितनी डीप में जाना है, एक्सटेंसिव सेलेक्टिव स्टडी कैसे करनी है, और इंटरव्यू स्किल्स में मेनली क्या चाहिए जी। तो वो मैंने अपने में ऐड किया और फिर उसको शेयर किया सबके साथ में। तो आप क्या क्लासेज लेते थे या बच्चों? नहीं, मेरे पास ऐसे ही आ जाते थे। मैंने कमर्शियल इसका कभी कोई यूज़ नहीं किया। आप पढ़ाते थे? बिल्कुल। कोई आता कि मेरा 1-1.5 महीना बाद या 3 महीने बाद इंटरव्यू है, क्या होगा, मुझे कैसे रहना है, कैसे मेरा अपीयरेंस होना चाहिए, कैसे मेरी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, कैसी मेरी भाषा होनी चाहिए, तो एक्सप्रेशन का तरीका क्या हो, मेरा कोई क्वेश्चन अगर मुझे नहीं आ रहा है तो मैं कैसे क्या करूँगा। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि इसके समानांतर ये साहित्य कर्म भी चलता था, ये चलता रहा, ये सारी चीज़ें चलती रही, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी चलता रहा। इन सब ने क्लैश नहीं किया? नहीं, मैं एक एक चीज़ ऐड करता गया, मैंने छोड़ी कुछ भी नहीं जी। और जब ये बच्चे आते थे तो मैं पढ़ा देता था, अपना टाइम देता था। और क्योंकि आज के टाइम में देखिए ये सब आपने यहाँ पे लोकल रह के किया या बाहर भी कहीं? नहीं, मैं दिल्ली में था उस वक्त,
ये सारे, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यहाँ पे इतना स्कोप नहीं था। दिल्ली में ही आपने बच्चों को हाँ, वहाँ पे फिर जब मैं वापस आया तो यहाँ पे भी मैंने बहुत सारे बच्चों को गाइड किया। PhD के बच्चों को बहुत गाइड किया। IAS के जो यहाँ कुछ नामी कोचिंग संस्थान हैं, उनकी शुरुआत ही मेरे मॉक इंटरव्यूज से हुई हुई है। तो उनके बैचेस के मैंने RAS के IAS के बैचेस के मॉक इंटरव्यूज भी लिए हैं। और देखिए, ज्ञान हम सब सुनते आए हैं कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और कई लोग इसका कमर्शियल यूज़ करते हैं, कई नहीं भी कर पाते हैं। और मेरा और कॉमर्स का ज़्यादा, ये सब कर्म आप भी आज भी कर रहे हैं? मैं आज भी तैयार हूँ। कोई भी बच्चा आता है कि मेरे में ये कमी है, ही इज़ मोस्ट वेलकम जी। मेरे पास जो कुछ भी, आई एम रेडी टू शेयर। लेकिन इसके साथ साथ मुकेश जी, आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, तो उधर कैसे डाइवर्शन हुआ? क्योंकि ये तो एक बिल्कुल अलग विधा है। ये भी एक एडिशन हुआ जी जी। ऐसा कहा जाता है कि आदमी के पास में बहुत सारा ज्ञान हो सकता है जी जी, अध्ययन के जरिए वो प्राप्त करता है जी, लेकिन उसी ज्ञान को जब वो देना सीखता है जी, तो वो पूरा ढंग से दे नहीं पाता जी, जी। जो डिलीवरी मैकेनिज्म है जी, वो हर एक के पास नहीं होता, और उसके लिए आपको बोलना आना चाहिए जी, आपको ये आना चाहिए कि मैं कितना आगे वाले को और किस लेवल पे जाके दूं, और वो कम्युनिकेशन भी नहीं कर पाता। डिलीवरी मैकेनिज्म में कम्युनिकेशन मस्ट भी, और आज के टीचर्स के साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। संप्रेषण उतना नहीं, दे आर नॉट गुड डिलीवर जी, डिलीवरर जी, डिलीवर नहीं कर पाते अपने नॉलेज को, और इसीलिए जो है रिसीविंग साइड पे हम आप देखते हैं कई बार साहित्य के भी बड़े बड़े प्रोफेसर भी हैं, तो साहित्य वो इतना कम्युनिकेशन उनका बड़ा यहाँ पे नहीं हो पाता। नहीं, यहाँ पे अभी दिनेश जी सिंधल साहब आए थे जी जी, एक बार ये बात उनके साथ में शेयर कर रहा था, और एक अपने यहाँ के साहित्यकार है जी, हरिदास जी व्यास जी जी जी, उनसे कई बार मेरी चर्चा होती है, तो मैं अक्सर उनको कहता हूँ कि साहित्यकार लिखता अच्छा है जी, लेकिन बोलने में उसको भाषण देना नहीं आता जी, वो अपनी बात को साहित्य के अलावा जब विधा आती है जी, तो वो कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। तो मोटिवेशनल में आपने क्या क्या सब्जेक्ट? मैं मोटिवेशन में तो देखिए, अभी तो जो टेक्नोलॉजी का ज़माना जितना एडवांस है उसमें सब जगह अवेलेबल है नेट पे सब कुछ जी, लेकिन फिर भी अभी भी मैं ये कह रहा हूँ कि सब कुछ नेट पे नहीं है जी। और मोटिवेशन जो है वो ऐसा नहीं है कि किसी के सामने आप मोटिवेशनल स्पीच देते हो तो अगला वाला मोटिवेट हो जाएगा। जी, सबसे पहली बात यह है कि आप उसको वो बात कहें जहाँ वो लैक कर रहा है। जी जी, हो सकता है वो कम्युनिकेशन में लैक कर रहा है, और जरूरी नहीं है कि वो उसके प्रोफेशन से रिलेटेड ही मोटिवेशनल स्पीच हो, कोई और अब जैसे कई बार एब्सर्ड भी हो सकता है सब्जेक्ट। आप छोटी सी बात देखें कि हम स्पीच देते हुए बहुत सारे लोगों को देखते हैं जी, बहुत अच्छे वक्ता भी होते हैं जी, लेकिन उनकी आप बॉडी लैंग्वेज देखिए, जब वो पोडियम पे आते हैं तो ये यूं हाथ करके खड़े हो जाते हैं, जबकि ये बहुत नेगेटिव होता है। वक्तृता कला भी अपने आप में पूरी आर्ट के हैंड मूवमेंट खुले होने चाहिए। जब वो एग्जाम्पल देंगे, किसी चीज़ को अंडरलाइन करेंगे तो हाथ ही मूव नहीं होगा, आप उसका सहारा लेके खड़े हुए हैं, पोडियम आपके सहारे के लिए नहीं होता जी। तो आपका जो गेटअप है, जितना आप अच्छा बोल रहे थे, अगर वो बॉडी लैंग्वेज सपोर्ट करता जी तो कितना अच्छा इम्पैक्ट जाता। इम्पैक्ट में कहीं ना कहीं कमी आ जाती है वो, जैसा आपने तो वो एक मोटिवेशन एक्चुअल में एक करेक्शन प्रोसेस है जी। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ नहीं है जी। ऑलरेडी आदमी के पास चीज़ें हैं, आप उसमें कुछ करेक्शन करते हैं कि आप इसको ऐसे करिए। तो मोटिवेशनल स्पीच अब तक आपने कहाँ दिया? यूनिवर्सिटीज या मैंने नॉर्थ इंडिया की जो है अच्छी यूनिवर्सिटीज़, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें दी हैं। और क्या उसमें ऐसा है, मेरा एक कोर्स है जो यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स हैं जी जी, चाहे वो किसी भी ब्रांच के हो, मैनेजमेंट के हो, इंजीनियरिंग के हो जी, इन लोगों के जो पढ़ाने का है, टीचिंग जो मेथोडोलॉजी है, उस मेथोडोलॉजी को थोड़ा करेक्ट करके थोड़ा अपडेट करने का कोर्स है जी। आप 3 दिन या कुछ घंटों में भी उसको कर सकते हैं जी। उसके बाद जो इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के स्टूडेंट होते हैं जिनका कैंपस इंटरव्यू होना होता है जी जी, तो उनको कंपनीज वगैरह के सामने किस तरह से प्रेजेंट करना है, किन किन चीज़ों पे उनको फोकस करना है, ये सारी चीज़ें मैं बहुत सारी कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में देता रहा हूँ। ये मेरी कार्यशालाएं चलती रहती जी। जैसे हमारी सोसाइटी में कई ऐसे विद्रूपताएं हैं, तो इस तरह के सब्जेक्ट भी आप लेते हैं मोटिवेशन में कि हमें कैसे
अपने आप को अभिव्यक्त करने के साथ साथ रिलेशन और भी चीज़ें, ये जो सोशल बॉन्डेज हैं, सोशल करेक्शंस हैं, बहुत सारे एविल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको क्या होता है, एक मानसिकता जो पब्लिक की भी है, एक मानसिकता जो राजनीति की भी है, एक मानसिकता जो गवर्नेंस की भी है, उनकी कुछ भी घटना होती है साहब एक नया कानून बना दो। कानून सारा काम नहीं कर सकता है। कानून अप्लाई किस पे करोगे, लोगों पे करोगे ना, तो पहले आप लोगों को ही अवेयर करिए ताकि उस कानून की ज़रूरत नहीं पड़े। तो वो जो आप विद्रूपता की बात कह रहे हैं, बहुत सारे यंग लोग रास्ता भटक जाते हैं, वहाँ पे कोर्स करेक्शन किया जा सकता है। समाज के बड़े बुजुर्ग मिलके उसको समझा सकते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। मैं तो मोटिवेशन आपको यहाँ तक कहता हूँ कि जो हमारा मोहल्ला सिस्टम था, जो हथाइयाँ थी चबूतरों के ऊपर बाहर, बिल्कुल, वो अपने आप में बहुत बड़ी प्रेरणा हुआ करती थी, वो मर चुकी है। और वहाँ से प्रेरणा का मरना जो है, वो उस प्रेरणा का मरना जो है ना, वो समाज में बहुत बड़ी विद्रूपताएं लेके आए। इसीलिए आपकी चौराहा कथा निकल के आई है। तो ये वाकई जो चीज़ें थी जिनको आज के लोग, हो सकता है युवा पीढ़ी कहे ये पुरानी है, लेकिन ये पुरानी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ थी, आपको आगे बढ़ाने में बहुत मदद करती है। मुकेश जी, हमने देखा है कि चाहे प्राइवेट बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हो या गवर्नमेंट के हों जी, और बहुत सारे स्टाफ भी काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन एक चीज़ जो कहीं कहीं मिसमैनेजमेंट करती है, यानी मैनेजमेंट जो एक सब्जेक्ट है उसका अभाव है, और आपने मैनेजमेंट पे बहुत काम किया है जी मैंने, और आपने लिखा भी है। मैं मैनेजमेंट कॉलेजेस का निरीक्षक कर रहा हूँ जी, बहुत कॉलेजेस में ये काम किया मैंने, और मैं ये कहूँगा कि जहाँ तक सरकारी संस्थाओं की बात है जी, सिंगल साहब, उसमें लीडरशिप नहीं होती है जी, वो कितना ही कुछ भी कर लीजिए, विश्वविद्यालय है या महाविद्यालय है, उसमें लीडरशिप का अभाव है जी, वो मैनेज नहीं कर पाते हैं, और उसका एक कॉन्सेप्ट जो अंग्रेज़ों के टाइम से हमारे दिमाग में ज़बरदस्ती घुसा दिया गया कि हम कुछ हैं जी, पद को लेके हमारे माइंड में एक बहुत बड़ा नशा होता है जी, और उस नशे के चक्कर में जो लीडर होता है वो इंस्टीट्यूशन को भूल जाता है, उस इंस्टीट्यूशन की रिक्वायरमेंट क्या है जिसको आप लीड कर रहे हैं। बहुत सही नौज पकड़ी है, तो वहाँ पे वो भूल जाता है, वहीं पर मिसमैनेजमेंट, वहाँ मिसमैनेज होता है। जो साथी है आपके जी, जिनको आप काम देना चाह रहे हो, यानी डेलीगेट करना चाह रहे हो कि आप ये काम करो, आप ये करो, और ये मिल के हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इतना कंट्रीब्यूट करेगा और इतना हम आगे बढ़ पाएंगे, तो उन साथियों की जो कार्य दिनचर्या देखें तो वो उस लीडर की चमचागिरी में लग जाते हैं बजाय उससे कुछ काम लेके या उनको कुछ कहने की। तो ये जो हमारी शैली है अंग्रेजों से ली हुई, इसके चलते सरकारी में तो ये हो नहीं सकता जी, और प्राइवेट में क्योंकि आपको रिजल्ट देना है जी, तो आपको लीड करना है, वहाँ लीडरशिप का स्कोप अच्छा था। मैंने प्राइवेट कॉलेज इसको लीड किया जी, तो मैंने 0 से लेके शिखर तक भी संस्थाओं को पहुँचाया जी, तो ये है सर। चलिए मुकेश जी, एक आपके नाट्य निर्देशक हैं जितेंद्र जी जालोरा जी, उनसे और बात कर लेते हैं जी। बहुत बहुत स्वागत सर, आपका क्या कहना चाहेंगे? मुकेश मांडन सच में मेरी दृष्टि में एक शिक्षाविद है, वैसे वो साहित्यकार भी हैं, साहित्य में रचते हैं, बसते हैं। उनकी लेखन कला विविध विषयों को स्पर्श करती है, कथा, कविता, नाटक, मालूम नहीं कहाँ कहाँ उन्होंने ये हाथ आजमाए हैं। ये उनकी संवेदनशीलता का परिचय है। मुकेश मांडन में एक लीडरशिप है, वो काम करना जानते और करवाना जानते हैं। मैं सोचता हूँ कि एक शिक्षाविद के लिए सारी बातें ज़रूरी है कि उसको इन तमाम बातों की अनुभूति होगी तो वो अपने प्रिय विद्यार्थियों को आगे तक ले जाएगा, खुद भी आगे जाएगा। मैं मुकेश मांडन जी को अपने हृदय से शुभकामनाएं प्रकट करता हूँ कि वे सदैव इसी तरह साहित्य अनुरागी बने रहें। धन्यवाद। थैंक यू सर। जितेंद्र जी ने ये इतनी बेहतरीन बातें आपके लिए की, और
आपसे बात करते करते ऐसा लगता है कि घड़ी रुक जाए, पर वो घड़ी है कि वो बहुत रुकती नहीं है और समय ऐसा लगता है अभी बात शुरू की है। तो एक हम चाहेंगे कि आपका एक संदेश हमारी उस युवा पीढ़ी के लिए जो आजकल शॉर्टकट सफलता चाहते हैं, और चूंकि आप तो स्किल्ड बनाते हैं, तो क्या एक आपका संदेश है? मेरा तो यही कहना है कि सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। जी जी। सफलता के लिए आपको समय का निवेश करना ज़रूरी होगा। जी जी। निवेश के साथ साथ आपको उसका फीडबैक भी लेना होगा जी, कि मैं जो निवेश कर रहा हूँ घाटे में जा रहा है या कुछ जो है मुझे उसका लाभ भी मिल रहा है। जी जी। तो ये बेहद ज़रूरी है। शॉर्टकट और जल्दबाजी में कोई भी युवा न रहे जी, क्योंकि आप दौड़ सकते हैं जी, और बहुत तेज़ दौड़ेंगे तो दौड़ लंबी नहीं हो सकती जी जी, लेकिन धीरे धीरे अगर दौड़ेंगे तो बहुत लंबी दौड़ होगी, और ज़िंदगी अपने आप में बहुत लंबी दौड़ है। चलिए मुकेश जी, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, और इतने सारे आयाम, और हर आयाम पे बहुत कम सुपरफिशियली आपसे बात कर पाए, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम राइजिंग सिटी की तरफ से, हमारे 24 न्यूज़ चैनल की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका मान स्वागत, आओ सा पधारो सा पधारो सा पधारो सा, घणे मान स्वागत। ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी।